ठीक है, आज हम पोलर वाला आपको टॉपिक बता रहे हैं जो कल हमने थोड़ा बताया था आपको, पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म, थर्ड टॉपिक आपके यूनिट का। तो इसमें ये तो समझ आ गया होगा आपको, z इक्वल टू एक्स प्लस आर, भाई पोलर फॉर्म में आप चेंज कर लेते हैं, जहां पर आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाता है और आर जो है आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। क्योंकि ये आपका मॉडुलस ऑफ z इक्वल होता है, तो ये आपका क्या हो जाता है कि r इज इक्वल टू द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो कल की बातें मेन यहाँ पर आ रहे हैं एग्जाम्पल में। 1 माइनस आई को आपको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना है, इसका मतलब आपको इसको पोलर फॉर्म में चेंज करना है। मीन्स 1 माइनस आई को आपको r cos थीटा प्लस आई sin थीटा के फॉर्म में चेंज करना है। इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे? रियल पार्ट के इक्वल हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है आपका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाएगा। ये आपका दिया हुआ है जैसे 1 माइनस आई इक्वल टू r cos थीटा प्लस आई sin थीटा। इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो, जैसे मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म का हो जाए या आपका पोलर फॉर्म का हो, देखें आप, तो ये सारे क्वेश्चन जो है आप इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, रियल और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वेट कर देंगे। तो इसका रियल पार्ट क्या है? r cos थीटा, तो r cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 के, और r sin थीटा ये हो जाएगा आपका -1 के, क्योंकि इधर क्या दिया हुआ माइनस साइन दिया हुआ है, तो इसका मतलब r sin थीटा जो होगा वो आपका इक्वल हो जाएगा -1 के। अब हमको इसमें क्या क्या निकालना है? हमें इसमें r निकालना है और tan थीटा निकालना है, क्योंकि हमने शायद आपको कल बताया था कि इसमें sin थीटा cos थीटा ना निकाल के आप लोग tan थीटा निकालते हैं, और क्यों निकालते हैं उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। और तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आर कैसे निकालेंगे। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, आपको एक फॉर्मूला बहुत पहले से मालूम होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसकी हेल्प से आप इसमें आर निकालेंगे। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड, इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो जैसे आप इसको ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर और ब्रैकेट में आया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि आपका 1 हो गया होगा, और यहाँ से आएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू क्या हो गई आपकी? 2 हो गई। आर की वैल्यू क्या आ गई आपकी? √2। ठीक है, अब हमको क्या है, मेन जो है आपका tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे आप, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका tan थीटा इक्वल टू -1। अब ये जो वैल्यू -1 आई तो आप देखेंगे कि क्वाड्रेंट में आपकी 2 जगह वैल्यू होती है -1, तो उसमें आप कौन सी वैल्यू रखेंगे? जैसे एक तो आपका हो गया 135 डिग्री, उसकी वैल्यू भी आपकी क्या आती है? -1 आती है। और एक आपका होता है 315 डिग्री, उसकी वैल्यू भी -1 आती है, लेकिन हमको लिखनी है एक वैल्यू। तो ये कैसे डिसाइड होगा? बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन पूछे भी थे, हमने बताए थे आप लोगों को। तो कैसे इसको डिसाइड करेंगे, उसके लिए आपको tan थीटा निकालने की जरूरत पड़ती है, वो यहां से आपको क्लियर होगा। तो ये है cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है और sin थीटा की वैल्यू निगेटिव है, तो इसके यहां से डिसाइड हो जाएगा कि वो वैल्यू क्या आएगी, कौन सा क्वाड्रेंट में वैल्यू आपकी लाई करेगी। उसके लिए हमने थोड़ा सा और क्या है, ये वाला टाइप। जैसे इसका एक और एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि मान लो tan थीटा इक्वल टू आपका 1, तो 1 में क्या हो सकती है वैल्यू? एक तो वैल्यू हो जाती है π/4 और दूसरी वैल्यू होती है आपकी 225 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में। जब दोनों को सॉल्व करेंगे तो tan थीटा की वैल्यू दोनों में 1 आएगी, तो हम कौन सी लिखें? उसके लिए ये क्वाड्रेंट का स्ट्रक्चर आपको हमने बनाया है। यदि वैल्यू sin थीटा और cos थीटा दोनों की यदि पॉजिटिव हो तो आप उसकी जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 0 से π/2 के बीच में। ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन सही करने के बाद भी 0 मार्क्स मिलेंगे। इस टाइप का ये क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आता है। 5-6 साल से आप देखेंगे एक क्वेश्चन, इसमें जो नंबर है वो यहीं पर होते हैं कि वैल्यू क्या लिखी है। सेकंड, मान लो आपका sin थीटा पॉजिटिव है और cos थीटा निगेटिव है, दोनों ओवरऑल क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा, लेकिन उसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा? सेकंड क्वाड्रेंट होगा। मींस वैल्यू उसकी लाई करेगी
पाई बाई 2 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। अब आपका मान tan थीटा 2 बना रहा है या कोई वैल्यू आ रही है पॉजिटिव आ रही है, लेकिन उसमें साइन की वैल्यू भी निगेटिव है और कॉस की वैल्यू भी निगेटिव है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो उसका क्वाड्रेंट है वो होगा पाई से लेके 3 पाई बाई 2 के बीच में, मतलब 180 से 270 डिग्री के बीच में वैल्यू आएगी। और यदि इसमें आपका साइन थीटा निगेटिव हो और कॉस थीटा आपका पॉजिटिव हो तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, हमारी वैल्यू ओवरऑल तो माइनस आएगी, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो लिखेंगे इसको 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई के बीच में कोई वैल्यू। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, यहीं पर नंबर है। तो इसके लिए आपको हमने यहाँ देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है -1, लेकिन आप इसमें क्या देखेंगे, देखेंगे cos थीटा और sin थीटा क्या है। sin थीटा यहाँ पे देखो निगेटिव आ रहा है क्योंकि ये तो आपका पॉजिटिव है, और cos थीटा आपका क्या आ रहा है, ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू है वो लाई करेगी किसमें, इसमें साइन निगेटिव है cos पॉजिटिव होता है, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होगी, या तो आपकी हो जाएगी -5/4 मीन्स आप जो है पीछे चले आए, ठीक है। या सेकंड वैल्यू हो जाएगी, आप इसको ये ना लिखना चाहो पॉजिटिव में लिखना चाहो तो ये लिख दो आप लोग 3 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 मीन्स 225 डिग्री, नहीं 225 नहीं 315 डिग्री, 315 डिग्री आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ये दोनों में ये आपको डिसाइड करना है कि हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। आप चाहो तो बुक से मैच कराना हो तो माइनस में लिख दो, -5/4 यही हो गया, मतलब हम पीछे के साइड चले आए जीरो से। और यदि आपने ये नहीं चाहते तो आप लिख दो कि हम 270 प्लस 45 डिग्री, इस टाइप से भी आप लिख सकते हो, दोनों वैल्यू सही होंगी। लेकिन इसकी वैल्यू यदि 135 डिग्री लिख दी आपने तो क्वेश्चन ये आपका गलत हो जाएगा, जबकि आप ये सोचोगे कि हम सही करके आए और नंबर मिलेंगे 0। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें कि हमको क्या वैल्यू लिखनी है। तो इसकी वैल्यू आप देख लीजिएगा, इस टाइप से ये आ जाएगी। तो ये आपका थीटा भी डिसाइड हो गया और ये आपने आर भी निकाल लिया है। तो इसलिए आप इसको इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हमने एक क्वेश्चन और दिया है, इसे 1 + i, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इजीली सॉल्व हो जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे मान लो ये वैल्यू तो आ जाएगी, इसमें जैसे आप tan थीटा निकालते तो क्या आ जाता, 1 आ जाता, और 1 में साइन भी पॉजिटिव है कॉस भी पॉजिटिव है, तो इस टाइप की वैल्यू में क्या हो जाएगी, वैल्यू π/4 हो जाएगी, क्योंकि साइन पॉजिटिव और कॉस पॉजिटिव कहाँ होता है, साइन भी पॉजिटिव कॉस भी पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस टाइप के और भी आपकी बुक में 5-6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमने आपको शायद उसमें भी दिया हुआ है क्वेश्चन आपको 2-3 कि ये आपके क्वेश्चन बैंक में, तो उसको भी आप सॉल्व करिएगा। और नहीं समझ में आए तो आप हमको व्हाट्सएप से या फोन करके भी पूछ सकते हैं कि सर ये सोल्यूशन कैसे आया, ठीक है। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई सभी को, किसी को ना आई हो तो वो पूछ भी सकता है। आगे आगे और बताएं आपको क्या कि समझ में आवाज आ रही है ना सभी को, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं, थोड़ा याद नहीं, फिर से बता दें, ठीक है ठीक है। और क्वेश्चन लगा लीजिएगा इसके, हाँ ठीक है, और क्वेश्चन लगा लीजिएगा, नहीं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या फोन करके भी आप इसका और पूछ सकते हैं यदि कोई डाउट हो आपको। तो इसके लिए आपके क्वेश्चन बैंक हमने 3-4 क्वेश्चन भी दिए हैं, इत्मीनान से आप उसको लगा लीजिए। ये एक मेन टॉपिक था जिसमें कि एक क्वेश्चन आपको इससे जरूर मिलेगा। इसके बाद इसका सेकंड टॉपिक आता है रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे थोड़ा सा ये हेल्प हो जाती है आपको कि एक क्वेश्चन इससे भी आपका आता है। जनरली ये 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, इससे थोड़ा सा ये होता है कि मोस्टली स्टूडेंट जो है वो इसी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा पेपर निकाल के 2-3 साल से बच्चे यही सॉल्व कर रहे हैं, ये ज्यादा इजी हो जाता है। तो इसी के बारे में हम आप बता दे रहे हैं, रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो रूट्स के लिए आपने मान लीजिए क्या रूट्स दिया हुआ है, ठीक है, पावर एंड रूट्स करके है।
पावर तो आप डायरेक्ट इंक्लूड कर देते हैं, रूट्स में थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट आ जाते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं हम आपको। तो सबसे पहले मीन्स nth रूट, जनरल के लिए हम बता रहे हैं फॉर्मूला। जनरल के लिए आप क्या करोगे, आर ई की पावर आई थीटा की पावर 1/n। ई की पावर आई थीटा क्या होता है, यूलर इक्वेशन, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इस टाइप से लिखा हुआ है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अभी 2πk को आप भूल जाए, ये जो 2πk लिखा है दोनों साइड, इसको भूल जाए, आप जनरली लिख दीजिए cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर 1/n आया होगा, यहाँ पे 1/n आया होगा, तो ये 1/n जो है डायरेक्ट जो है साइन थीटा और cos थीटा में लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, cos थीटा की बाई n प्लस आई साइन थीटा बाई n। लेकिन जब रूट्स की बात आती है तो वही चीज आ जाती है कि कोऑर्डिनेट कहाँ गया इस वाली बात पे। तो उसके लिए मतलब कोई भी, जैसे मान लो tan थीटा इक्वल टू 1 ले लो, तो 2π के बीच में भी आपको 2 वैल्यू मिल रही है, ठीक है, और -1 ले लो तो भी 2 वैल्यू मिल रही है। तो कौन सी वैल्यू, कितनी वैल्यू आ सकती है एक क्वाड्रेंट में, ये भी तो आप निकाल के देखो कि भाई कितनी वैल्यू आ सकती है। ऐसा तो नहीं कि 4 आ रही हो 5 आ रही हो, वो डिसाइड करता है इसका रूट। ये रूट के अकॉर्डिंग मालूम पड़ेगा कि 0 से 2π के बीच में कितनी वैल्यू इसकी आपको मिलेंगी, कितने रूट्स मिल जाएंगे जो कि सेम वैल्यू देंगे। तो इस पर ही कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, ये कैसे होता है, आपने 1/n यहाँ कर दिया, और ये जो k है वो यही बताता है 2πk मीन्स इसके जो है n-1 रूट्स मिल जाएंगे, किसके बीच में, 0 से 2π के बीच में। उसके बाद उतने और मिलेंगे, मतलब बार बार उतने उतने मिलते रहेंगे, लेकिन 0 से 2π के बीच में आपको n-1 रूट डिफरेंट, जो दोनों सेम नहीं होंगे, इतने रूट्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग इतनी वैल्यू मिलेंगी यदि आप इसका रूट्स निकालते हो तो किसी नंबर का। तो इसके लिए और उसके बाद रिपीट हो जाएगा, वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा पर डिपेंड हो जाएगा। लेकिन हमें सबसे पहले अब निकालना है इसके रूट्स कितने आएंगे, कितनी वैल्यू आ सकती है। तो इस पर सबसे पहला क्वेश्चन जो 2017 में आया था वो हम बता दे रहे। तो 17 वाला क्वेश्चन, फाइंड ऑल दी वैल्यूज ऑफ आई की पावर 1/3। सिंपल क्वेश्चन है, पेपर का है इसलिए वो बता दे रहे। तो इसमें क्या करेंगे, आई इक्वल क्या होता है, cos π/2 प्लस आई साइन π/2, मतलब यदि cos π/2 निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0, और प्लस आई साइन π/2 मीन्स आई इंटू 1 मीन्स ओवरऑल क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू आई। तो उसको क्या किया आपने, इस फॉर्म में लिख लिया, cos π/2 प्लस आई साइन π/2, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आपने क्या किया, दोनों साइड 2π के की वैल्यू को ऐड कर दिए। क्यों, क्योंकि हमको निकालने हैं इसके रूट्स। यहाँ पे के लिया हमने, कुछ बुकों ने आर भी लिया है, आर इसने लिया क्योंकि आर जो है इससे मैच कर जाता। तो आप कहते हैं कि दोनों सेम वैल्यू आने लग गई, इसलिए हमने इसको आर नहीं लिया, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया, के ले लिया। तो के से कोई डाउट ना करिएगा, कुछ बुकों में हो सकता है आर दिया हो तो आर भी कर सकते हैं, के भी कर सकते हैं, लेकिन डाउटफुल ना करिएगा कि दोनों ही ले लें एक ही क्वेश्चन में, तो पता लगा गड़बड़ हो जाए बात। तो आई इक्वल टू आपने क्या किया, दोनों साइड 2π के को सम कर दिया उसके लिए। अब इसको हमको ये नहीं निकालना, हमको निकालनी है वैल्यू इसकी आई की पावर 1/3 की, मीन्स इसकी पावर 1/3 ये लगा दिया आपने, ठीक है। अब यूलर इक्वेशन से क्या होगा, 1/2 आपका आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है, ये भी 1/3 आ गया, इस टाइप की वैल्यू आ गई। पाई कॉमन ले लिया, ये दोनों पाई बाहर चले आए, ठीक है। अब इसमें क्या किया कि आपने इसको और सिंपल करने के लिए 2 भी इसका एलसीएम ले लिया। तो यहाँ क्या आ गया, 4k प्लस 1, 2 ये बाहर आ गया, हो गया 6। यहाँ क्या है, 2k प्लस हाफ है तो 2 एलसीएम ले लिया, तो 4k प्लस 1/2, 2 का इधर मल्टीप्लाई हो गया 6। तो यहाँ क्या हो गया, 4k प्लस 1/6 पाई, और यहाँ क्या हो गया, 4k प्लस 1/6 पाई, ये दोनों साइड आ गया। अब ये जो है इसके रूट्स क्या होंगे, क्योंकि हमको तो निकालनी है इसकी वैल्यू या रूट्स, तो उसके लिए आप लोग इस पर देखेंगे कि इसके जो है किससे डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो k इक्वल टू 0, 1, 2 लिखेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने देखा है बच्चे ने क्वेश्चन डाला था जिसमें डिवाइड किया था 1/5 से और रूट्स केवल निकाले थे k इक्वल टू 0, 1 एंड 2, वो गलत हो गया। जब 1/5 से डिवाइड करेंगे तो रूट निकलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है।
और यदि 1/3 से डिवाइड करेंगे तो रूट निकालेंगे k इक्वल टू 0, 1 एंड 2। इस टाइप से इसके डिफरेंट रूट्स आ जाएंगे 0 से 2 पाई के बीच में, 3 रूट्स। ठीक है, तो ये क्या आएंगे रूट्स, k इक्वल टू 0 रख दो, आगे आपका π/6 ये लिखा हुआ है, प्लस i sin π/6। सेकेंड आप लिख दो 1, जैसे आप 1 लिखोगे तो आ जाएगा आपका 5π/6 और प्लस i sin 5π/6, ये वैल्यू आ गई। थर्ड आप 2 रख दो तो आपका आ गया 8 प्लस 1 9π/6 प्लस i sin 9π/6, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब इसके आगे ना लिख देना क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1/3 है, 1/5 होती तो हम और आगे ले जाते। अब इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन है इसमें कि ये वाला क्वेश्चन सबसे ज्यादा सबको डाउट रहा तो इसको हमने बता दिया। कहा, ये रहा नीचे ये वाला सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन तो मोस्टली किसी ने नहीं पूछा, ये सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने पूछा, तो हमने सोचा इसको बता भी दें साथ ही साथ, जब हो रहा है तो पूरा ही कंप्लीट हो जाए, ये भी किसी को कोई डाउट ना रहे। तो ये क्वेश्चन को हमने बताया है, ये पेपर में आया है आपका 14 में, और ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आता है 13 और 19 में आया, 18 में भी कोई आया था इसी टाइप का रूट्स का, लेकिन आता 6 मार्क्स का। एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपका जरूर आता है इससे, तो इसी में आपका ये क्वेश्चन हमने बता दिया क्योंकि हमने सोचा कि ये बता दें आपको। तो इसके लिए फाइंड ऑल दी रूट्स ऑफ 1/2 प्लस i अंडर रूट 3/2 की पावर 3/4। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए वही सिंपली आपने ये वैल्यू बना ली, π/3 मीन 60 डिग्री और प्लस i sin 60 डिग्री, दोनों की वैल्यू बता दी आपने। इस टाइप से इसको सॉल्व किया, फिर इसका क्यूब लगा दिया। क्यूब में जो है वो उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, आप चाहो तो इसमें 2π के पहले लगा लो, आप ना चाहो तो इसको बाद में लगा लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी और 0 से 2π के बीच में वैल्यू दिखेगी, नहीं तो फिर वो आपका सेकंड राउंड में दिखेगी वैल्यू। जैसे आप बुक में देखते हो ना, कुछ बच्चों ने भेजा कि सर ये सही है, हमने कहा वो है तो सही, लेकिन क्या है कि आपको 0 से 2π के बाद जब सेकंड राउंड लेते हो आप, तब वो वैल्यू दिखने लग जाती है। ठीक है, जैसे मान लो 10 की वैल्यू आ गई π/4, लेकिन जब आप 2π प्लस π/4 करोगे तो वो गलत नहीं है तो सही, लेकिन वो एक राउंड करने के बाद आई है, 2π का एक राउंड हम घूम गए उसके बाद आई, तो इसीलिए आपने क्या किया, इसको फर्स्ट राउंड के लिए इसका ले लिया क्यूब। तो जैसे ही आपने इसका क्यूब लिया तो वैल्यू यहाँ पे आ गई आपकी cos 3π/3, क्योंकि क्यूब जो है वो इधर चला गया, और प्लस i sin 3π/3, इस टाइप से वैल्यू आ गई। तो जैसे इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो गई, ये वैल्यू आ गई, मतलब इसकी वैल्यू ये आ गई। तो आप इसमें आपने क्या किया, 2πk का इसमें आपने सम कर दिया रूट्स निकालने के लिए। आप चाहते तो यहाँ पर भी कर देते तो गलत नहीं होता, लेकिन वो एक राउंड हो जाता पूरा, तो वो ज्यादा हमें सही नहीं लगा। हमने सोचा कि कम से कम कैलकुलेशन रखो, ज्यादा मैथ्स पढ़ने के लिए कैलकुलेशन कम हो और जल्दी पेपर हो जाए। तो इसके लिए आपने क्या किया, रूट्स निकाला 1/4 में, अब तब आ जाएगा यहाँ 3/4, इसके रूट्स निकल आएंगे। तो आपने क्या किया, इसको 4 से जो है वो डिवाइड कर दिया, कोई बात नहीं, ये 4 से डिवाइड हो गया आपका, यहाँ पर भी 4 से डिवाइड हो गया, तो ये वैल्यू आ गई आपकी। ठीक है, अब इसमें क्या किया आपने, जो 4 से डिवाइड पाई और कॉमन ले लिया, थोड़ा सा और कैलकुलेशन कम हो गई, ये वैल्यू लिख दी। अब इसमें वैल्यू क्या पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 रूट्स थे तो k इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3, 4 वैल्यू मिल जाएंगी और 0 से 2π के बीच में ही मिलेंगी। यदि 2π के बाद भी मिलती है तो गलत नहीं, लेकिन डिफरेंट होनी चाहिए। ये ना करना कि एक मिल गई π/4 और i sin π/4 और दूसरी मिल गई आपको 2π प्लस π/4 और प्लस i sin 2π प्लस π/4, ये गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या किया कि एक ही रूट्स में देख लिया। तो उसके लिए आपने क्या देखा कि कौन कौन सी वैल्यू जो है इसके रूट्स में आ जाएगी। तो आपने इस टाइप से ये वैल्यू k इक्वल टू 0 रखा, एक वैल्यू मिल गई, k इक्वल टू 1 रखा, दूसरी वैल्यू मिल गई, k इक्वल टू 2 रखा तो तीसरी वैल्यू मिल गई, ये वाली आ गई आपकी, और k इक्वल टू 3 रखा तो ये 4th वैल्यू आ गई। अब जैसे इसका किसी का आंसर डिफरेंट आता है तो इसका मतलब उसने जो है एक राउंड घूमने के बाद निकाला है, तो इसलिए वो भी सही है, लेकिन जो है एक सिंपल प्रोसेस लगा, तो ये हमने बता दिया। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो इसके आगे हम बताएं आपको।
किसी को डाउट है क्या कि फिर से एक बार दिखा दें? तो कुछ पूछना है किसी को? ये आ गया ना सभी को? एक आध बच्चे भी रिस्पॉन्स देते रहा करो। यस सर। नहीं तो इसमें और लगा लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम बता, आपको फोन के थ्रू बता देंगे, कॉल भी कर लीजिएगा। मेरे पास तो ऐसा कोई काम है नहीं इस समय पढ़ाने के अलावा और अपना पढ़ने के अलावा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा जो आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन एक बार पेपर में आया है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ सॉल्व करना पड़ता है, डायरेक्ट नहीं लिख देते कि आउट ऑफ सिलेबस है। इसीलिए हमने आपको एक उसमें जब क्वेश्चन बैंक डाली तो एक आध क्वेश्चन ऐसे जरूर लिख दिए कि भाई जो आपके हो सकता है कि सिलेबस में बिल्कुल मैच ना करें लेकिन थोड़ा बहुत तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं इसको। तो ऐसे के लिए भी थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए कि ये नहीं कि हम बस वही चीज में पढ़ेंगे जो सिलेबस में है, थोड़ा सा तो हम कर ही सकते हैं, मतलब जहां तक तो बता ही सकते हैं कि जहां तक कि उस सिलेबस से मैच कर रहा है। तो ये क्वेश्चन था, फाइंड द रेडियस एंड सेंटर ऑफ द सर्किल, ये वैल्यू इस टाइप की। तो इस टाइप की वैल्यू इसलिए अपने सिलेबस में आ गई क्योंकि यहाँ पे ये दोनों चीज हो रही है सेपरेट, इसलिए देखा जाए तो ये अपने सिलेबस में भी है। और हो सकता है दूसरा क्वेश्चन ना हो लेकिन ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों में वैल्यू क्या है वो देखा जाए मैच कर रही है, इसलिए जो है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सिलेबस में कह सकते हैं इसको। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन को लिख लिया आपने और इसको सेपरेट कर लिया, रियल पार्ट इधर कर लिए और इमेजिनरी पार्ट इधर कर लिए, तो उससे क्या हुआ कि थोड़ा सा ये इजिली सॉल्व हो गया। उसके बाद क्या हो, वी नो, हम जान रहे हैं, क्या जानते हैं कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। z डैश मीन z बार कॉन्जुगेट ऑफ z x माइनस आई वाई। ये तो आप नहीं कह सकते सिलेबस में नहीं क्योंकि यही पढ़ ही रहे हैं आप। तो आपको क्या निकालना है, z z डैश, ये तो हम निकाल ही सकते हैं, ठीक है। तो z z डैश निकाल सकते हैं, ये तो सिलेबस ही की बात है। तो z z डैश क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे, फर्स्ट का थर्ड के साथ, फर्स्ट का फोर्थ के साथ, प्लस सेकंड का थर्ड के साथ और सेकंड का फोर्थ के साथ। यहाँ पे आया होगा आई स्क्वायर, तो वो जो है, अच्छा ये तो डायरेक्ट हो जाता है, ए प्लस, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस टाइप से डायरेक्ट हो गया। ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं। और z प्लस जेड डैश, तो ये आपने लिख दिया z और ये z डैश मतलब z बार, तो ये दोनों को ऐड कर दिया, आई वाई कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया, 2x आ गया, तो ये वैल्यू लिख दी आपने। और z माइनस जेड डैश, तो ये वैल्यू आपकी आ गई सॉल्व होकर, ये वैल्यू क्या हो गया, एक्स प्लस आई वाई माइनस ऑफ एक्स माइनस आई वाई, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस आई वाई, 2 आई वाई आ गया, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है, अब इस सारी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दो। यहां तक कि आप नहीं कह सकते कि मेरे सिलेबस में नहीं है, यहां तक तो आपके सिलेबस में ही है ये सब चीजें जो बेसिक है आपको। तो इसलिए आपने ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पे सारी वैल्यू पुट करके ये सॉल्व किया, फिर यहां से आपने ये ले आए, फिर यहां से आप ये ले आए, देखो यहाँ आई स्क्वायर को हटा दिया तो ये हो गया। अब ये आपके 12th की बात आ गई, ये 12th में आपने ये पढ़ा था कि एक इक्वेशन दी है सेकंड डिग्री की और उस जो है सर्किल की इक्वेशन, जिससे हम सेंटर और रेडियस निकालनी है। ये पढ़ा होगा 12th में, नहीं 12th में पढ़ा होगा, बीसीए सेकेंड ईयर में आपने 3 डायमेंशन में इसके स्पेयर के लिए पढ़ा है, जिसका सेकंड डिग्री में आपका होता है सर्किल। तो ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है, लेकिन इस टाइम प्रेजेंट टाइम में ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और सेकंड कब ना होता, यदि यहाँ पे आई आ जाता तो भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता, तो वहां पे आप लिख सकते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया। लेकिन यहाँ के सॉल्व करने के बाद तो इसलिए आप जो है इसको वो नहीं कह सकते, तो इसलिए आप लोग इसमें थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं यदि चाहें तो, नहीं तो लिख सकते हैं कि सिलेबस के बाहर है। लेकिन आप यदि सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं, ऐसी कोई नहीं है। अपने यहाँ के स्टूडेंट जो हैं बहुत अच्छे हैं, उसके बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि नहीं करेंगे हम।
तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग क्या कर सकते हैं कि ये इसको कंपेयर करा दो 12th वाली इक्वेशन जो आप सभी को याद होगी, इस टाइप की इक्वेशन होती थी जिसके सेंटर माइनस जी माइनस एफ होते थे और रेडियस जो होती थी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो इसकी हेल्प से आप लोग निकाल सकते हो 12th वाली z इक्वल टू -2 आ गया, वो इधर से आ गया, तो z इक्वल टू -2 आ गया और f इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, तो इसलिए आपका जो सेंटर है वो जी है, तो ये आ गया, तो सेंटर क्या होगा 2, -3। ठीक है, और रेडियस क्या हो जाएगी जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट में, ये वैल्यू आ गई। बुक में कुछ गलत दिया है यहाँ पर, तो बुक के पीछे ना जाइएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो है एकदम सही आंसर आएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी रेडियस की, तो इसको आप यहाँ रेडियस लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको इसलिए पढ़ा दिया कि एक बार पेपर में आया है, तो कुछ बच्चों ने लिख दिया था आउट ऑफ सिलेबस थोड़ा सॉल्व करने के बाद, लेकिन शुरुआत में नहीं लिखना किसी को, कि हमको तो था मेरे टॉपिक लेकिन हमने जबरदस्ती लिख दिया। यहाँ पे समझ में आ गया हो तो यस सर। याद आ गई फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। यहाँ से आपका जो है फंक्शन स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ से फंक्शन के बारे में बता दे रहा है। जैसे z इसका एक कंपोनेंट वो है एलिमेंट, तो फंक्शन क्या होगा z हो जाएगा। जैसे आप कहते हो कि रियल जो पॉइंट होता है वो स्मॉल x है, तो x स्क्वायर 2x साइन x e की पावर x, ये क्या है, ये फंक्शंस ऑफ रियल एनालिसिस है, तो या रियल के ये फंक्शंस हैं। वैसे ही कॉम्प्लेक्स में होता है, कॉम्प्लेक्स में यदि आप z कहते हो, इफ एंड, देखो यहाँ लिखा है इफ x एंड y आर रियल वेरिएबल्स, ठीक है, ये तो नंबर के लिए बात हो गई, देन z इक्वल टू x प्लस आई वाई इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे दोनों अननोन है तो इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कह देंगे, कोई बात नहीं। इफ करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इन अ गिवन रीजन आर, क्योंकि ये पूरा डिफाइन है एक रीजन में, जो कि हमने कल आपको स्टार्टिंग दिखाया था, जहां पे आप बताते हो कि हम किसी पॉइंट x, y पे जा रहे हैं, तो मतलब x चलना है और हमको y चलना है, तो वो रीजन हो गया आपका। देयर करस्पॉन्ड वन और मोर वैल्यू ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ओमेगा, या फिर ओमेगा तो बहुत हायर लेवल में कहते हैं, जब हम लोग पढ़ते हैं तो ओमेगा ही पढ़ते हैं, आप लोग FZ भी कह सकते हो। ठीक है, हमने इसलिए दोनों लिख दिया आपको सिंबल, कि आप कहीं पढ़ लो कि ओमेगा आ गया आपका, इसको ओमेगा कहते हैं। एक्चुअल में कुछ बच्चे इसको W लिख देते हैं, होता ओमेगा है। ओमेगा का थोड़ा सा सिंबल W टाइप का बनता है लेकिन अलग होता है, तो ये आप ओमेगा भी ध्यान रखिएगा। अब आप ग्रेजुएशन में आ गए हैं तो ओमेगा ही लिखें। FZ भी होता है भाई, तो FZ क्या है, वो कहलाता है आपका फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ठीक है, किसका फंक्शन, Z का फंक्शन। तो इसके लिए आपके में दिया है फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होते क्या है, एक आप देखिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो टॉपिक दिया है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए। फिर उसके बाद सेकंड मींस फंक्शन ओमेगा, जो क्या है z के इक्वल्स है, जो फंक्शन है तो अलग होगा कुछ, तो उसके लिए आपने क्या किया, u और i भी कर दिया, एक नया सिंबल इंट्रोड्यूस करा दिया, जहां u भी xy का है और v भी xy का है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आप कह सकते हो। तो इस टाइप से जैसे मान लो आपको एग्जांपल में कैसे समझोगे फंक्शन, अरे फंक्शन आप लिखो z स्क्वायर, एक फंक्शन है इसका, 2z दूसरा फंक्शन है। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है, एलिमेंट्री फंक्शन, सिलेबस के अकॉर्डिंग सेकंड लास्ट टॉपिक एलिमेंट्री फंक्शंस क्या होते हैं, किसके, उसके पहले दिया हुआ है फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के। एलिमेंट्री फंक्शंस वो फंक्शंस जो आपको बेस है, जिससे सारे फंक्शन जनरेट हुए, जो नॉर्मली आप कहते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं सारे आपके एलिमेंट्री फंक्शन कहलाते हैं। 7-8 हैं आपके उसमें एलिमेंट्री फंक्शन, जिसमें कि मेन हमने 2-3 लिख दिए, ये आपके एलिमेंट्री फंक्शंस हो गए। ठीक है, अब इसमें और रिलेशन क्या आएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है कभी कभार, तो इस टाइप के रिलेशंस कैसे निकालेंगे। तो e की पावर i z का तो आपको मालूम ही है इक्वेशन, नहीं मालूम है तो याद कर लो, यूलर्स इक्वेशन होती है cos z प्लस i sin z। ठीक है,
तो साथ ही साथ जब ये वैल्यू निकल आई तो आप निकालनी है हमको वैल्यू साइन जेड और कॉस जेड की भी। ठीक है, तो साइन जेड क्या होता है, साइन जेड आपका आता है ई की पावर आई जेड माइनस ई की पावर माइनस आई जेड अपॉन 2i। अच्छा, ये कहां से आ गया ये वैल्यू, उसके लिए हमने आपको यहां दिखा दिया है कि ई की पावर आई जेड क्या होता है, कॉस जेड प्लस आई साइन जेड माइनस ऑफ ई की पावर माइनस आई जेड क्या होता है, कॉस जेड माइनस आई साइन जेड अपॉन 2i। ठीक है, तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2i साइन जेड अपॉन 2i कैंसिल हो गया, क्या आ गया साइन जेड। इसका मतलब साइन जेड की वैल्यू ये होती है। या तो याद कर लो या निकालना सीख जाएंगे आप लोग कि भाई कैसे निकालेंगे इसको। एक बार पॉजिटिव कर लो, एक बार निगेटिव कर लो, दोनों को ऐड कर दोगे तो कॉस जेड आ जाएगा, बाई 2 करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 2i एक्स्ट्रा आ जाएगा, उसको डिवाइड में ले आओगे तो साइन जेड और कॉस जेड की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो इसकी हेल्प से। या तो फॉर्मूला में कर लो या फिर आप इसका निकालना याद करो। इसके बाद आता है सेकंड एक फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन। एक्चुअल में हाइपरबोलिक फंक्शन इसलिए भी बहुत जरूरी हो गए क्योंकि ये तो सारे हो गए आपके इमेजिनरी की बात हो गई इन फंक्शनों में, और इनकी जो वैल्यू आ रही है वो इमेजिनरी आ रही है। देखो यहाँ पर साइन जेड की वैल्यू क्या आ रही है, इमेजिनरी आ गया, इसकी वैल्यू में भी इमेजिनरी आ गया। तो एक ऐसा फंक्शन इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत पड़ गई मैथमेटिशियनों को कि भाई जो आपका आई के प्रोसेस से हट जाए। ठीक है, यहाँ देखो आई का कहाँ है, आई यहाँ पे भी आई नहीं है, लेकिन उसका इमेजिनरी से डायरेक्ट संबंध हो। ठीक है, तो उसके लिए हमने शायद इसमें बताया होगा, बाद में ऐसा नहीं है ना बताया हो। हाँ ये देखो यहाँ बताया, पहले इसको बता दें हम, वो ज्यादा सही रहेगा। उसके बाद हाइपरबोलिक फंक्शन आपको जो है ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये बताता है कि साइन आई जेड इक्वल टू होता है आई हाइपरबोलिक साइन जेड। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक साइन जेड हो जाता है। हाइपरबोलिक पहले बोलते हैं, बोलने का एक तरीका होता है इसका, बस नहीं तो लिखते ऐसे ही है साइन हाइपरबोलिक जेड, लेकिन बोलेंगे जब आपको सही तरीके से तो लिखेंगे आई हाइपरबोलिक साइन जेड। ठीक है, तो बोलना भी सही आना चाहिए, केवल पढ़ने से मतलब नहीं है। तो कॉस आई जेड क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक कॉस जेड। टेन आई जेड क्या हो जाएगा, हाइपरबोलिक टेन, नहीं आई ऑफ हाइपरबोलिक टेन जेड। ये होता है डायरेक्ट रिलेशन, मीन्स साइन आई जेड अपॉन आई कर दोगे तो हाइपरबोलिक साइन जेड आ जाएगा। कॉस आई जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाइपरबोलिक कॉस जेड, और टेन आई जेड अपॉन आई हो जाएगा आपका डायरेक्ट हाइपरबोलिक टेन जेड। ठीक है, ये चीज यहाँ पर ये पहले हो पढ़ सकते हैं आप लोग। उसके बाद सेकंड आप लोग इसको यहाँ पर बात आएगी कि हाइपरबोलिक की वैल्यू फिर क्या होगी। तो हाइपरबोलिक की वैल्यू ये होती है, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये वैल्यू हो जाती है। इसकी डायरेक्ट भी वैल्यू निकाल सकते हैं कि e की पावर जेड जो है डायरेक्ट हाइपरबोलिक में चेंज हो जाता है। उस टाइप से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के बाद तो ये हाइपरबोलिक पढ़ना एक थोड़ा जरूरी हो गया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि पेपर में ये आता है कि नहीं आता है, आप देखेंगे कभी नहीं आया, लेकिन वो मतलब नहीं है आपको सीखने के लिए। क्योंकि आप जब एमसीए के एंट्रेंस में जाएंगे तो हाइपरबोलिक फंक्शन सबसे ज्यादा आपको परेशान करेगा। पेपर में हो सकता है अभी ना आए, लेकिन ये है कि पेपर में आपको सबसे ज्यादा यही परेशान करेगा। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे कि हाइपरबोलिक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये रिलेशन होते हैं जहां पे इमेजिनरी आ जाए। ये सब आई की बात है कि डायरेक्ट आपको चेंज कर देता है। तो यही चीज होती है, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है इसके करस्पॉन्डिंग। पेपर में तो नहीं आता है, लेकिन आपको सीखना है फ्यूचर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है लॉगरिथमिक फंक्शन की बात। ये भी एक आपका एलिमेंट्री फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो इसके निकालने के लिए लॉग जेड इक्वल टू होता है, आपको ध्यान होगा, आर ई की पावर आई थीटा। तो जैसे ही आप इसमें हमने दिखाया नहीं है, लेकिन आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। z इक्वल टू होता है r इंटू ई की पावर आई थीटा। आपको याद होगा, इसमें भी शुरुआत में स्टार्टिंग शायद दिया हुआ है हमने, शुरुआत में हम आपको फिर से दिखा दें एक बार। ये यहाँ पे कहीं दिया होगा, तब कल वाला नहीं है, कल लिखा था हमने कि हाँ ये लिखा तो है, ऐसा नहीं हम कुछ नहीं लिखे हों। z इक्वल टू होता है r ई की पावर आई थीटा।
तो यहाँ पे जैसे ही आप लॉग को जब चेंज करेंगे, कहाँ गए, नीचे आ जाए हम, ये वाली वैल्यू आ गई, तो आप लिख देंगे z इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा। तो जैसे आर ई की पावर आई थीटा लिख देंगे तो वैल्यू आपकी जो है लॉग आर, क्योंकि लॉग ए इंटू बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लॉग आर प्लस लॉग ऑफ ई की पावर आई थीटा आ जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा, लॉग आर, आपके पास कॉपी हो तो लिख लीजिए आप लोग, तो हो जाएगा लॉग आर प्लस आई थीटा इंटू लॉग ऑफ ई। लॉग ऑफ ई की वैल्यू होती है आपकी 1, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, लॉग आर प्लस आई थीटा। ठीक है, ये तो इसकी होती है प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू दो वैल्यू होती है, एक्चुअल में इसलिए होती है क्योंकि आपका वही बात कि आपने कितने राउंड लिए हैं। ठीक है, एंगल में जैसे आप कहते हो ना कि 2 पाई और नहीं π/4 इक्वल टू द 2 पाई प्लस π/4, लेकिन देखने में तो दोनों अलग अलग लग रहे हैं, तो हम कौन सा लिखें, दोनों में हमने कह दिया कोई भी लिखो, तो कैसे नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, उसके लिए n लिख दिया आपने और उसके संग मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई का, अब n की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो। अब लेकिन जब आपको प्रिंसिपल वैल्यू की बात है, मतलब एक वैल्यू लिखनी है, तो आपने जनरली n इक्वल टू 0 पे लिख दी, पहली वैल्यू लिख दी, मान लो tan थीटा इक्वल टू दिया है 1, तो थीटा इक्वल टू π/4 लिख दिया। दूसरे स्टूडेंट ने लिख दिया मान लीजिए 2 पाई प्लस π/4, तो क्या हम उसको क्रॉस कर देंगे, उसको नहीं क्रॉस करेंगे, वो उसकी सेकंड वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी है कि हम उसको क्रॉस कर दें, तो इसलिए हमने यहाँ दोनों चीज दिखा दी कॉन्सेप्ट। यदि आप प्रिंसिपल वैल्यू लिख रहे हो तो n इक्वल टू 0 कर दो, नहीं तो जनरल वैल्यू लिखना हो तो इसको आप लोग कर दो डायरेक्ट 2n पाई का ऐड, तो ये बता देगा एंगल में कि आप चाहे पहले वाले में लिखो चाहे एक राउंड पूरा लेने के बाद लिखो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसीलिए हमने इसको यहाँ पे दिखा दिया है कि एंगल में आप लोग इस टाइप से कुछ कर सकते हैं, 2n पाई आई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी, इससे राउंड का पूरा आपकी वैल्यू जो है वो दिखाता रहेगा। अब इसको आपको लिखना है मान लो लॉग ऑफ की फॉर्म में, तो इसको आप क्या करो, इसके लिए आप क्या करो, देखो ये थीटा की वैल्यू हटा दी इसकी, क्योंकि z, यहाँ पे आपको कुछ डाउट लग रहा हो तो मैं एक बार फिर से बता दें आपको, यहाँ पे क्या ये है, हमने log r प्लस आई 2n पाई ये लिख दिया आपका, प्लस आई थीटा, इसको दोबारा जब फिर से लिखेंगे तो ये आपका log z आ जाएगा। यहाँ पे हमने कैपिटल और स्मॉल करके लिखा है, लेकिन पेपर में कभी नहीं आता कैपिटल स्मॉल करके, यहाँ पे हमने थोड़ा डिफरेंट कराने की कोशिश की है, नहीं तो आप ये कहोगे कि ये दोनों तो कैंसिल हो गए, 2n पाई आई इक्वल टू आपका 1 आ गया, ये गलत हो गया, इसीलिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ कैपिटल एल लिख दिया है, यहाँ स्मॉल एल लिख दिया है। बुकों ने, स्टैंडर्ड बुकों ने तो किया है चेंज, लेकिन जो लोकल राइटर्स की बुक है उन्होंने ये चेंज नहीं किया है। ठीक है, उन्होंने दोनों जगह एक ही चीज लिख दी है, तो आप उसमें कोई कंफ्यूज ना होइएगा, या तो स्टैंडर्ड बुक से देख लेंगे या फिर आपको जो हमने इसीलिए हमने यहाँ पे डिफरेंट कर दिया कि कैपिटल एल स्मॉल एल। ठीक है, पेपर में भी यही कर देते हैं कि स्मॉल एल के लिए पूछ देंगे या कैपिटल एल के लिए पूछ देंगे, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, या तो स्मॉल लिख दीजिएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि आपको जनरल वैल्यू निकालनी है। यदि कुछ नहीं दिया है तो जनरल वैल्यू निकालनी है, दिया है तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू दी है तभी आपको n इक्वल टू 0 पे निकालनी है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। जब यदि मान लो इसको हम एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में चेंज करना चाहें, तो कार्टेशियन में जब चेंज करते हैं तो फिर वैल्यू आपकी क्या हो जाती है, आपकी वैल्यू हो जाती है log x प्लस आई वाई, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2, इस टाइप से वैल्यू आ जाती है। ठीक है, tan इनवर्स y अपॉन x थीटा इक्वल्स होता है, पहले हम बता के आए, इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल वैल्यू। अब इससे क्वेश्चंस पेपर में 2015 में ये पेपर में एक क्वेश्चन आया था, एक ही बार आया, लेकिन कभी भी आ सकता है रिपीट, आपने तो पढ़ लिया क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट हो गया, एलिमेंट्री फंक्शन का ही एक फॉर्म है ये, इसलिए आप इसको देख जरूर लेंगे। हमने यहाँ कैपिटल कर दिया, पेपर में स्मॉल किया था, लेकिन हमने थोड़ा डिफरेंट कर दिया इसलिए कि आपको समझ में आए। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो स्मॉल हो या लॉन्ग, लेकिन निकालेंगे 2n पाई आई ही। तो इसके लिए आपने क्या किया, इसमें क्या करना है कि a प्लस आई बी की फॉर्म में आपको देखना है, तो log 1 प्लस आई इक्वल टू कर दिया आपने a प्लस आई बी। ठीक है, फॉर्मूले में क्या होगा, फॉर्मूला ये हो गया आपका
क्योंकि ये है आपका किस पर, एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में, तो इसलिए आपने क्या किया, एक्स प्लस आई वाई की फॉर्म में लिख लिया फॉर्मूला, पोलर फॉर्म में नहीं ले गए। इसमें क्या है, एक्स इक्वल टू यहां से दिख रहा है, एक्स इक्वल टू क्या है, 1 है, y इक्वल टू 1 है। देखो इसको कंपेयर कराओ ना, एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और y इक्वल टू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, दोनों जगह 1 1 आ रहा है। तो ये वाली सारी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी। ये 2 and पाई जरूर इंट्रोड्यूस करा दीजिएगा। एक्चुअल में 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं, वो क्योंकि इसने दिया नहीं ना प्रिंसिपल वैल्यू, तो 0 आपने कैसे कर दिया। या फिर आप लिखो वी फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द लॉगरिथमिक, तो आप n इक्वल टू 0 करो। ठीक है, तो जब आपको दिया नहीं है तो फिर आपके 2 नंबर यहाँ पे कम हो जाते हैं, यदि आपने यहाँ पे 2 and पाई आई को नहीं इंट्रोड्यूस कराया है, ये एक्स्ट्रा कराया हमने। तो आपने जो कराया है इसको वैल्यू, तो इसको लिख दिया आपने, एक्स स्क्वायर का 1 वाई स्क्वायर का 1, जो भी आ जाए हमारी वैल्यू उसको आप लिख सकते हैं, इस टाइप से यहाँ लिख दिया। अब ये 10 आ गया 1/1, ये हमने इसलिए दिखाया है क्योंकि आपको ये भी मालूम पड़ जाए कि ये आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे साइन भी पॉजिटिव है और कॉस भी पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव है तो वैल्यू क्या होगी, π/4। इस टाइप के क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान रखें, मेन पॉइंट से गड़बड़ा ना जाए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक और हमने अब इसके लिए सपोर्ट में दे दिया, सपोर्ट में एक हमने ये दे दिया, ये क्वेश्चन 2 कर दे रहे। देखिए ये एक हाइपरबोलिक का क्वेश्चन है, इसमें एक्चुअल में क्या है कि हमने एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसके बाद बता दिया कि साइन एक्स प्लस आई वाई इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस आई बी के लिखना है। मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है या दोनों को ए माइनस आई बी की फॉर्म में लिखना है, यहीं पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये आप चाहो तो उसके बाद सेपरेट करो या ना करो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपने क्या किया, लेट कर लिया कि ये वैल्यू इक्वल टू ए प्लस आई बी के इक्वल है, एक्स माइनस आई बी, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए आप ये करेंगे कि आपको एक फॉर्मूला मालूम है कि साइन ए प्लस बी ब्रैकेट में, ठीक है, क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये वैल्यू होती है। तो इस टाइप से इसको आपने एक्सपेंड कर दिया, ए प्लस आई बी इक्वल्स हो गया साइन एक्स प्लस नहीं साइन एक्स कॉस आई वाई प्लस कॉस एक्स साइन आई वाई, ये वैल्यू आ गई। अब हमको इसको रियल और इमेजनरी पार्ट में सेपरेट करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आई हटाना पड़ेगा हमको, ठीक है, क्योंकि तभी आप रियल और इमेजनरी पार्ट में उसको सेपरेट कर पाएंगे जब इसमें से इमेजनरी का टर्म हट जाएगा। इसी के लिए हमने आपको इसमें इंट्रोड्यूस कराया था, याद होगा आपको, कहाँ गया, हाइपरबोलिक फंक्शन में। हाइपरबोलिक फंक्शन का यही एक मेन मोटिव था, ये वाली वैल्यूज इसमें चेंज करना। ये तीनों वैल्यू जो है आप या तो याद करेंगे या तो इसको समझ लेंगे कि ये वैल्यूज आपकी होती हैं, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ये। तो ये इसमें 2 टाइप के कर देते हैं, कुछ बुकों में आई का डिवाइड कर देते हैं, ये आई है साइन आई जेड, इसको चेंज कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है हाइपरबोलिक में चेंज। इसका बेनिफिट क्या होता है, ये इमेजिनरी हट जाता है इससे, ये वाला इमेजिनरी, जिसके बाद हम इसको सेपरेट कर सकते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट में। तो सर इसके लिए हमने क्या किया, इन दोनों को हाइपरबोलिक में चेंज कर लिया। तो कहाँ पे करना पड़ेगा, एक तो ये करना पड़ेगा चेंज, कॉस आई वाई, कॉस आई वाई जो होता है डायरेक्ट हो जाता है हाइपरबोलिक कॉस वाई, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट चेंज हाइपरबोलिक कॉस वाई। इसको बोलने का थोड़ा सा अलग तरीका होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा बुक में, यदि आप बोल रहे हैं तो सही उच्चारण लें, हाइपरबोलिक पहले बोलेंगे, कॉस वाई बाद में बोलेंगे, लिखेंगे ऐसे ही कॉस ऑफ हाइपरबोलिक वाई करके। और सेकंड क्या होता है, साइन आई वाई, साइन आई वाई की वैल्यू क्या होती है, आई ऑफ हाइपरबोलिक साइन वाई, ये वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। तो ये दोनों आप, ये देखो रियल पार्ट हो गया, इसका मतलब एक नंबर हो गया, ये भी एक नंबर हो गया, ये भी एक नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। अब इसके बाद आप इसको कंपेयर करा सकते हैं, या ए प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्ट ऐसे लिख दिया आपने, ये आंसर की बात खत्म हो गई। लेकिन यदि आप चाहे तो इसको कंपेयर भी करा सकते हैं और रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर सकते हैं। तो जब आप मान लीजिए हम इसके और आगे पढ़ना चाहें तो क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर और इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करा के इसको हम सेपरेट कर लेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में। तो स्मॉल ए इक्वल्स आ जाएगा साइन एक्स हाइपरबोलिक कॉस वाई
और b इक्वल्स आ जाएगा cos x हाइपरबोलिक sin y। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी आपको। इससे रिलेटेड आप चाहें तो बुक में एक आध दो क्वेश्चन और भी सॉल्व कर सकते हैं, या और कोई यदि आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं तो कंपटीशन की बुक में आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, पूरा पूरा मटेरियल दिया होगा हाइपरबोलिक से रिलेटेड और इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको और देख लीजिएगा आप लोग। तो हाइपरबोलिक का मेन यूज जो है वो यहीं पर आ जाता है।